नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 3.0 एग्जाम तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन की दृष्टि से भी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन गणनावाचक उपाय से संबंधित है या गणनावाचक उपागम से क्या संबंधित है? प्रकट अधिमान सिद्धांत, तटस्थता वक्र विश्लेषण, उपयोगिता सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो गणनावाचक उपागम का संबंध जो है उपयोगिता विश्लेषण के सिद्धांत से संबंध रखता है। उपयोगिता विश्लेषण के सिद्धांत को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें एक जो है गणनावाचक उपागम होता है और एक क्रमवाचक उपागम होता है। तो गणनावाचक उपागम जो है उपयोगिता विश्लेषण का, इसे संख्यात्मक माप भी कह सकते हैं। इसके प्रतिपादक जो हैं मार्शल को माना जाता है और क्रमवाचक अवधारणा का जो प्रतिपादन हिक्स, एलन एवं यंग द्वारा किया गया था। गणनावाचक उपागम का विश्लेषण करते हुए सीमांत उपयोगिता एवं समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग करते हुए उपयोगिता के सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है और क्रमवाचक अवधारणा के अंतर्गत तटस्थता वक्र और अनधिमान वक्र का विश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार से गणनावाचक उपागम का संबंध अगर पूछा गया है तो उपयोगिता सिद्धांत से होगा, और अगर क्रमवाचक अवधारणा या क्रमवाचक उपागम का संबंध पूछा जाता तो वह भी उपयोगिता के ही सिद्धांत से होता। तो इस प्रकार से 1 का सही आंसर सी है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, पीछे की ओर झुका हुआ एंजल वक्र किससे संबंधित है? तटस्थता वक्र से, उत्कृष्ट वस्तु से, निकृष्ट वस्तु से, इनमें से कोई नहीं। तो पीछे की ओर झुका हुआ एंजल वक्र जो है वह निकृष्ट वस्तु से संबंध रखता है। 2 का सही आंसर सी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न मान्यताओं में कौन एक प्रकट अधिमान विश्लेषण के लिए सही नहीं है? सकर्मणता। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत विश्लेषण जो है वह सैमुअल्सन द्वारा दिया गया था और यह बहुत व्यवहारिक सिद्धांत है उपयोगिता विश्लेषण का, और इसमें जो मान्यताएं सैमुअल्सन द्वारा ली गई थी उन मान्यताओं में सकर्मणता है, विवेकपूर्णता है, संगतता है। दुर्बल क्रमबद्धता नहीं है, क्योंकि दुर्बल क्रमबद्धता जो मान्यता है वह उदासीनता वक्र विश्लेषण या कह सकते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषता है। दुर्बल क्रमबद्धता की अगर सबल क्रमबद्धता होता तो प्रकट अधिमान सिद्धांत की मान्यता थी। तो इसमें दुर्बल क्रमबद्धता, उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता है, इसलिए 3 का सही जो आंसर है वह डी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, कीमत प्रभाव की गणना करते समय निम्न में से कौन स्थिर रहता है? मौद्रिक आय, मूल्य अनुपात, वास्तविक आय, सभी। तो कीमत प्रभाव की गणना करते समय मौद्रिक आय स्थिर रहती है। 4 का सही आंसर ये है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, उद्घटित अधिमान सिद्धांत संबंधित है। उद्घटित या कह सकते हैं प्रकटित अधिमान या प्रकट अधिमान संबंधित है किससे? सबल क्रमबद्धता से। हाँ ठीक है, सबल क्रमबद्धता से संबंधित है। प्रतिपादन जो है पीए सैमुअल्सन द्वारा किया गया था, यह भी सही है। उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण से संबंधित है, यह भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी इसमें से सही हैं। 5 का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, गॉसन का प्रथम नियम है पूर्ति का नियम, मांग का नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। तो गॉसन का जो प्रथम नियम है उसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा नियम है या द्वितीय नियम है उसे समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है। तो गॉसन का प्रथम नियम उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। तो 6 का सही आंसर डी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया? सैमुअल्सन ने, बर्नार्ड मैंडिवले ने, क्लासिकल अर्थशास्त्री ने, कीन्स ने। तो प्रारंभ में किफायत विरोधाभास का विश्लेषण जो है वह बर्नार्ड
मैकड्यूले ने किया था। बर्नार्ड मैकड्यूले बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता के विचार के विकास का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया जाता है, जबकि प्रथम प्रतिपादन ने किया था। तो सीमांत उपयोगिता के विचार का जो प्रथम बार प्रतिपादन है वह जेवेंस द्वारा किया गया था। जेवेंस ने उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में यूटिल्स का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम जो है सीमांत उपयोगिता के विचार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो 8 का सही आंसर जेवेंस डी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, एक अधिकारी अपने उत्पाद को उस कीमत पर बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच क्या होगी, तो जहां मांग की लोच इकाई से अधिक होगी वहां पर एक अधिकारी अपने उत्पाद को बेचना चाहेगा। ए ऑप्शन सही है 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन के लेखक हैं कौन? मार्शल, जॉन रॉबिन्सन, सैमुअल्सन, केन्स। तो इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन के लेखक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, बी ऑप्शन सही है 10 का। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, ब्याज का बट्टा सिद्धांत किसने दिया? तो ब्याज का बट्टा सिद्धांत बाम-बावर द्वारा दिया गया था। तो इसका 11 का सही आंसर सी है। अगर ब्याज के अन्य सिद्धांतों की बात की जाए तो ब्याज का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया। ब्याज का ऋण कोष सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बिक्सेल द्वारा किया गया, स्वीडन के अर्थशास्त्री से। और ओहलिन तथा रॉबर्टसन ने ब्याज के ऋण कोष सिद्धांत का समर्थन किया था। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया, यह सबको पता होगा। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत कीन्स द्वारा किया गया था। इसके अलावा ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा सिद्धांत प्रोफेसर सीनियर द्वारा किया गया। ब्याज का जो ऑस्ट्रियन सिद्धांत है या कह सकते हैं ब्याज का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या बट्टा सिद्धांत है बाम-बावर द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला जो सिद्धांत ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर फिशर ने दिया। और ब्याज का आधुनिक सिद्धांत हिक्स हैंसन द्वारा दिया गया था। तो यह ब्याज के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों के नाम थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर करता है समग्र मांग पर, समग्र आपूर्ति पर, ए तथा बी दोनों पर, प्रभावी मांग पर। तो कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर जो है वह प्रभावी मांग पर निर्भर करता है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई। तो 1936 में कीन्स की यह किताब प्रकाशित हुई थी। 13 का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू, रॉबिन्सन, कीन्स, मार्शल। तो हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक प्रोफेसर कीन्स हैं। 14 का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से निम्न में कौन रोकता है? गुणक, ब्याज दर, उपभोग, तरलता जाल। तो जब सकल निवेश जब शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से जो है उपभोग रोकता है। उपभोग सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। बजट एक बड़ा यंत्र है किसका? राजकोषीय नीति का, निर्यात नीति का, मौद्रिक नीति का या आर्थिक नीति का। तो बजट जो है राजकोषीय नीति का एक बड़ा यंत्र है। 16 का सही आंसर ए है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय कर की दर कितनी प्रतिशत है? तो भारत में जो वर्तमान में अधिकतम सीमांत आय कर की दर 30% है। 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? तो भारत में जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत नियुक्त करता है। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर NK सिंह हैं और 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। और वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
तो इसका 18 का सही आंसर क्या है? डी। 19 नंबर क्वेश्चन, स्वायत्त विनियोग वक्र का आकार होता है धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज, कोई नहीं। तो स्वायत्त विनियोग आकार का जो स्वायत्त विनियोग जो वक्र होता है वह क्षैतिज होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है। क्षैतिज सी ऑप्शन में दिया गया है। सी है जो स्वायत्त विनियोग है वह स्वतंत्र होता है आय और निवेश से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है, कथन किसका है? मुद्रा एक अस्थायी क्रय शक्ति है, यह कथन मिल्टन फ्रीडमैन का है। मिल्टन फ्रीडमैन ए ऑप्शन में है, ए सही है 20 का। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु सामान्यतः मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित हैं? तो 4 माप मुद्रा पूर्ति की प्रचलित हैं, M1, M2, M3, M4। M1 में किसे रखा जाता है? तो M1 में C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी, मांग जमा और अन्य जमाओं को रखा जाता है। इसके बाद M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाओं को रखा जाता है, और M3 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस तथा सहकारी बैंकों की समय जमाओं को रखा जाता है, और M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को रखा जाता है। अगर सबसे तरल मुद्रा की बात की जाए तो M1 सबसे तरल मुद्रा है, सबसे अतरल मुद्रा M4 है, और सबसे ज़्यादा विस्तृत मुद्रा या व्यापक मुद्रा M3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 1/, नगद कोष अनुपात या 1/r है, तो यह क्या है? 1/r जो है शाख गुणक की बात करता है। 22 का सही आंसर क्या है? डी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में उत्पादन संभावना वक्र प्रदर्शित है। स्थिर उत्पादन संभावना वक्र, वृद्धिमान उत्पादन संभावना वक्र, ह्रासमान उत्पादन संभावना वक्र, कोई नहीं। तो यह आरेख जो है वृद्धिमान उत्पादन संभावना वक्र को दिखा रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक एकल घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किया था। तो एकल घटकीय, द्विघटकीय और वास्तविक व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन प्रोफेसर वाइनर, जैकब वाइनर द्वारा किया गया है। तो 24 का सही आंसर क्या है? ए है, क्योंकि प्रोफेसर जैकब वाइनर ने एकल घटकीय, द्विघटकीय और वास्तविक व्यापार शर्त का प्रतिपादक हैं। इसके अलावा निवल अदल बदल व्यापार की शर्त, सकल अदल बदल व्यापार की शर्त का प्रतिपादन प्रोफेसर टॉजिंग द्वारा किया गया था, और आय व्यापार की शर्त डोरेंस द्वारा दी गई है। तो यह व्यापार की शर्त और उनके प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों के नाम थे। अगला, प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप होता है, निर्यातों के मूल्य में कमी आती है, आयातों के मूल्य में कमी आती है, निर्यातों के मूल्य में वृद्धि होती है, आयातों के मूल्य में वृद्धि होती है। तो प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप जो है आयातों के मूल्य में वृद्धि होती है, डी ऑप्शन सही है 25 का। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, केन्स, मार्शल। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। 26 का सही आंसर ए है।